सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, आज हम अध्याय 4 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपने 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं और आज चौथा पाठ है। चौथे पाठ के अंदर सबसे पहले अपन परमाणु की संरचना, इसमें आपने पहले पढ़ा भी था कि परमाणु एक अविभाजित कण है, लेकिन इस मान्यता को आगे जाके रद्द करना पड़ा। तो आगे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने मत रखे। तो पदार्थों में सबसे पहले आता है कि भाई पदार्थ में आवेशित कण होते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में भी एक प्रयोग किया होगा कि भाई आवेशित कण कैसे होते हैं। खेल खेल के अंदर आपने सर के ऊपर इस प्रकार से स्केल को रगड़ा होगा, प्लास्टिक की स्केल। ऐसे रगड़ के जब उसके अंदर अपन करते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ये मेरे पास जैसे एक प्लास्टिक का जैसे मेरे पास ये है, ठीक है। इसको जैसे मैं अपने सर के ऊपर ऐसे रगड़ता हूँ, ठीक है। और अगर सर के ऊपर रगड़ के फिर ऐसे करता हूँ तो कुछ कागज़ के टुकड़े होते हैं जो इसके चिपक जाते हैं। देखो अभी मैं चिपका के आपको बताता हूँ कि भाई कागज़ के टुकड़े कैसे चिपकेंगे। ये बालों के ऊपर रगड़ने से प्लास्टिक के अंदर ये कुछ, ये देखो इसके अंदर ये चिपक रहे थोड़ा। ये चिपकने की कोशिश तो कर, तो ये देखो ये चिपक रहे इसके अंदर, ये दे चिपका हुआ है। तो ये इसके कागज़ चिपक जाता है। तो चिपकने का कारण क्या है कि जब किसी प्लास्टिक स्केल को बालों से रगड़ते हैं तो उनके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और आवेश के कारण ये क्या करते हैं, ये कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थों में आवेशित कण होते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रयोग अपन कर सकते हैं। कैसे? कांच की एक छड़ लेते हैं और सिल्क के कपड़े से उसे रगड़ते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, उसको अपन हवा से भरे हुए गुब्बारों के बीच में ले जाते हैं। तो ध्यान से देखते हैं तो हवा के गुब्बारे क्या करते हैं, पास में आते हैं या दूर जाते हैं। तो इसे अपन इस प्रकार से भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मूल बात कि भाई परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जे टॉमसन, तो उसने भी बताया था, और ई गोल्डस्टीन ने 1886 में भी केनाल किरणों के बारे में बताया था। तो सबसे पहले अपन चलते हैं परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के अंदर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होता है कि परमाणु एक खोखला गोला होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसी कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं और वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन निरावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तथा उसने क्या बताया कि भाई परमाणु एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्यमान रहता है। उसने बताया कि भाई परमाणु है वो अपरमाणु के रूप में रहता है और इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा वैज्ञानिक आया जिसने ई गोल्डस्टीन, तो उसने की थी केनाल किरणों की खोज। इसकी की थी केनाल किरणें। तो ई गोल्डस्टीन ने 1886 में नए विकिरण की खोज की जिसे केनाल किरणों का नाम दिया। ये धनावेशित विकिरण थी तथा इन पर आवेशित इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। कहने का मतलब है धन आवेशित कण थे, लेकिन इसके विपरीत ऋण आवेशित कण जो कि दोनों बराबर होते हैं, इनका नाम दिया था प्रोटॉन। उसके बाद में आता है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना है वो परमाणु प्रोटॉन तथा
इलेक्ट्रॉन से बना होता है जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, तथा ये भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होने के कारण इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन के अंदर, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है अगला टॉपिक है जो कि जे टॉमसन का परमाणु मॉडल है। जे टॉमसन ने बताया, भाई क्या बताया था कि जे टॉमसन के अनुसार, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बाह्य कोश में होते हैं और धन आवेश होता है वो गोले के बाहरी सतह पर पाया जाता है, जो कि आपको चित्र में स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो जे टॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसकी तुलना क्रिसमस केक से की गई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह होते थे। आप जन्मदिन मनाते हो और केक लाते हो और उसके अंदर सूखे मेवे होते हैं, उन सूखे मेवों में जगह जगह आप उसको शो करते हो, देखते हैं, तो सूखे मेवे की तरह उसने दर्शाए थे। उसके बाद में आता है कि भाई जे टॉमसन मॉडल की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहली विशेषता यह ही कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, धन आवेशित गोला है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋण आवेश होता है। दूसरी विशेषता, धन आवेश व ऋण आवेश परिणामों में समान होता है, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। आप जानते हैं कि मान लो 5 धन आवेशित है और 5 ऋण आवेशित है, तो आपको बता दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा, प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, उदासीन। अब इस परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। तो कमियों के अंदर क्या था कि ये परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो कर सकता है, उदासीन है ये तो उसने सही कहा और इसकी व्याख्या भी होती है, किंतु तत्वों के परमाणु की संख्या को नहीं समझा सका कि उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। किसी भी तत्व के अंदर परमाणु संख्या नहीं समझा सका और विभिन्न तत्वों की परस्पर संरचनाएं विभिन्न क्यों होती हैं और तत्वों की संरचना भी अलग अलग होती हैं, क्यों होती हैं, इसकी व्याख्या टॉमसन ने नहीं की थी, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। फिर आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में आता है स्वर्ण, रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। तो उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को अल्फा परिकिरणों प्रयोग भी कहते हैं, अल्फा परिकिरण प्रयोग भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी जिसकी मोटाई थी 100 Nm या फिर 10⁻⁻7 मीटर मोटी होती है, पर उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कणों, अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, तो अल्फा कणों की बौछार की, बमबारी की, तो उन्होंने पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित वर्ताकार पर्दा रखा, जिससे कि बमबारी के बाद 4 कण इस पर्दे से टकराकर फ्लैश यानी कि चमक उत्पन्न करते हैं। इनसे कणों की दिशा ज्ञात हो जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है आपको कि अपने पास अल्फा कणों की बौछार हो रही है, सोने की पत्ती है लगी हुई है और इसके ऊपर अल्फा कण टकरा रहे हैं। तो अल्फा कण टकरा रहे हैं तो देखो अधिकतर तो क्या हो जाते हैं, अविक्षेपित हो जाते हैं, कुछ कण फैल जाते हैं, है ना, और कुछ एक आधी कण क्या होता है, वापस पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाता है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने कुछ मॉडल दिए। आगे चलते हैं कि भाई
रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसने क्या क्या उस प्रयोग के ऊपर क्या परिणाम निकले और उसने क्या उस प्रयोग के अंदर देखा। तो देखो आपके अंदर सामने चित्र है, तो चित्र के अंदर अल्फा कण जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते हैं तो एक अल्फा कण है वो नाभिक से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। अधिकांश कण है जो बिना टकराए हुए नाभिक से सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण हैं वो पथ से विचलित हो जाते हैं। तो ये उसने बताया था। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती में से सीधे ही निकल गए, अर्थात उनका विक्षेपण नहीं हुआ। दूसरा, बहुत कम का मतलब संख्या में 4 कण कुछ अंश कोण से विक्षेपित हो गए। आपको देखो इसमें नजर आ रहा है अंश कोण का मतलब है थोड़े कोण से मुड़ गए। तीसरा है कि 20,000 अल्फा कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री कोण से हुआ है। आप ध्यान से देखो, बीच में दिख रहा है कि भाई 180 डिग्री से होता है, यानी कि 20,000 कणों में से एक कण ऐसा होता है जो टकरा कर नाभिक से वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ये सभी प्रेक्षण अनअपेक्षित थे तथा इनके आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि ये प्रेक्षण उतने ही अविश्वसनीय थे, यानी कि उन्होंने ये प्रयोग किया और उसने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? देखो बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप एक 14 इंच मोटे तोप के गोले को, 14 इंच बहुत बड़ा होता है ना, लगभग अपनी 1 फुट की स्केल होती है ना, उसमें 12 इंच होते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा एक तोप का गोला है ना, किसी टिश्यू पेपर किसे कहते हैं आपको पता है? अपन भोजन करते हैं वो हाथ से साफ करते हैं ना, वो टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे तो वह लौट कर वापस आपको ही चोट पहुंचाएगा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर आगे टिश्यू पेपर लगा हुआ है और उसके ऊपर अपन 14 इंच मोटे तोप के गोले को तोप के द्वारा उसके ऊपर छोड़ते हैं तो उस टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस उसी दिशा के अंदर, यानी कि व्यक्ति बैठा उसी दिशा के अंदर वापस लौट आएगा। तो ये बहुत ही एक अविश्वसनीय घटना थी। तो वो आगे चला और उसने आगे बताया क्या क्या रिजल्ट निकले। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष तो था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, रिक्त होता है और वो आवेशहीन होता है, यानी कि उसमें कोई आवेश नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल खाली होता है। इसलिए अधिकांश कण स्वर्ण पत्र में सीधे ही निकल जाते हैं। दूसरा कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित होते हैं क्योंकि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है, अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक ही स्थान पर केंद्रित होने चाहिए। तीसरा, परमाणु में धनावेशित भाग का आयतन उनके कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। इस धनावेशित भाग को नाभिक कहा गया। परमाणु का जो व्यास होता है वो 10 मीटर होता है। देखो भाई यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर वो 10 डैश करके 10 मीटर छप गया, ये त्रुटि है मानवीय भूल के कारण, तो इसे थोड़ा सुधार लेना, अन्यथा हम नहीं लेना इसको। मानवीय भूल है, मानवीय भूल हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये 10 मीटर है तथा नाभिक का व्यास लगभग 10 मीटर होता है। तो ये आप इसको नोट कर लेना है। तो इसमें ये 3 निष्कर्ष निकाले थे। इसने कितने निष्कर्ष निकाले थे? 3 निष्कर्ष निकाले थे। रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें 3 लक्षण पाए गए। इस मॉडल के अंदर 3 लक्षण दिखाई दिए थे। तो पहला लक्षण तो यह है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है।
एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। पहली जो महत्वपूर्ण बात थी कि भाई ये धनावेशित भाग होता है और इसका जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो किस में होता है, नाभिक में होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये तीन उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाले। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। वो कमी क्या थी कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। तो त्वरित का मतलब गति करना है ना, गति करता है, गोलाकार में गति करता है। तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है, यानी कि ऊर्जा आप पता ही है, अपन कोई काम करते हैं तो बार बार ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है तो उसके दौरान उसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। समझ में आ गई ना। कमी क्या थी कि उसको रदरफोर्ड ने यह नहीं समझा पाया कि भाई एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते क्या होती, उसकी ऊर्जा कम हो जाती और कम होने के कारण वो नाभिक से टकरा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने ये भी कहा भाई ये अस्थिर है, लेकिन अस्थिर नहीं है, जबकि परमाणु एक स्थायी होता है। ठीक है, तो ये बताया था मैंने रदरफोर्ड के प्रयोग का, सोनपति वाला प्रयोग, और उससे क्या निष्कर्ष हैं, क्या कमियाँ हैं। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। दोनों चित्र बनाने हैं और ये मैंने अलग अलग बातें बताई, उसको ध्यान में रखना है। अब आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में वही है। पहला प्रश्न है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, इसकी क्या विशेषता है एवं कमियां लिखिए। विशेषता और कमियों के बारे में लिखना है। दूसरा, रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग का वर्णन करें। इस प्रयोग का परिणाम तथा निकाले गए निष्कर्षण का भी उल्लेख करें। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों को आप ध्यान से करना है और इनको अच्छी तरह याद भी कर लेना है। और जो व्यक्ति, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, कछुए और खरगोश वाली, तो जो व्यक्ति निरंतर चलता है निश्चित तौर पे आगे बढ़ता है। तो आप भी क्या करना है, कछुए की तरह पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है ताकि अच्छा परिणाम निकले। धन्यवाद।